हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस उत्साह कोर्स जो कि क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर आधारित है और इसमें हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 3 तक के सिलेबस को हमने कवर कर लिया है। मैट्रिक्स के बाद चौथा चैप्टर आता है डिटरमिनेंट। तो आज हम शुरुआत करने वाले डिटरमिनेंट की और आज के लेक्चर में देखने वाले हैं डिटरमिनेंट क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या हैं, then adjoint of a matrix, and finally if time allows we will also cover inverse of a matrix, again determinant के मेथड से। Let's begin. So determinant एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड यूनिक नंबर है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया जो ए आई जे वाले एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ कोर्स। और डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका है det A और मैट्रिक्स इनसाइड द वर्टिकल बार्स। अब डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एसोसिएटेड नंबर होगा, लेकिन उस एसोसिएटेड नंबर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सपोज कीजिए हमने 2x2 मैट्रिक्स लिया और पहले एग्जांपल में हमने कोई मैट्रिक्स लिया है A जिसके पास ये 4 एलिमेंट्स है ABCD। तो इसका डिटरमिनेंट लिखा जाएगा लाइक दिस ABCD। जैसे इसको मैंने वर्टिकल बार में दे दिया तो ये डिटरमिनेंट होगा एंड देन कैलकुलेशन होगा बिल्कुल सिंपल। आपको A से D को मल्टीप्लाई करना है एंड C को B से मल्टीप्लाई करना है एंड दोनों का डिफरेंस लिख देना है। दैट मीन्स AD माइनस BC विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो इनफैक्ट यहाँ पे हम चीज़ों को क्या समझ रहे हैं कि ये है इसका नोटेशन इज डिनोटेड बाय, यानी कि इट्स रिटन एज दिस इज द डिटरमिनेंट और इसके बाद ये है कैलकुलेशन। हम इसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। सिमिलरली हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स B है और इसका डिटरमिनेंट लिखना पड़े। इनफैक्ट हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ A एंड विच इज डिनोटेड एज दिस वे। ऑलराइट, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ B लिखना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ B एंड वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ मैट्रिक्स और हम यहाँ पे वर्टिकल बार्स देंगे एंड उसके बाद उन सारे नंबर्स को यहाँ पुट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा एंड देन वी विल कैलकुलेट लाइक दिस 2 टाइम्स -3 इज -6 एंड -3 टाइम्स 1 एंड सो दैट विल गिव यू -9। सो डिटरमिनेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी रियल नंबर इज अलाउड। अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो और उसके डिटरमिनेंट को हमें कैलकुलेट करना पड़े लाइक दिस, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास और इसके डिटरमिनेंट को लिखना पड़े। सो ऑफ कोर्स वी विल जस्ट रिमूव द साइन ऑफ दिस मैट्रिक्स आई विल जस्ट रिप्लेस इट बाय द वर्टिकल बार्स। इस तरीके से डिटरमिनेंट लिखा जाएगा एंड देन कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए एक स्पेसिफिक तरीका है 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। इसमें क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स में हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। अभी कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रो एंड कॉलम को डिलीट करने से बनता है। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। सपोज कीजिए मैंने एक रो 1 सेलेक्ट किया अपने पूरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ जब रो 1 सेलेक्ट किया जाएगा तो वी हैव टू राइट इट जस्ट टू से दैट वी हैव चोजन रो 1 टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। और इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 और इसके लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं A। सो हम A को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसके साथ? इस A के पोजीशन के आधार पे हम ये देखेंगे कि ये किस रो और किस कॉलम में है। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो इस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है उसको यहाँ लिखना है। तो क्या बचेगा? E, F, H एंड I। सिमिलर इस B के साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस B को देखेंगे तो ये सेकेंड रो, इनफैक्ट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो हम उन दोनों को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा D, F, G एंड I एंड फाइनली यहाँ पे लिखना है हमें C और C के साथ अब मल्टीप्लाई करना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, सो दैट विल बी DEGH। इन सभी टर्म्स के बीच में साइन भी आएगा। दैट मीन्स एक्चुअली व्हाट वी डू फॉर इट। ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन को करेंगे क्या?
हम अलजेब्रिक सम करेंगे, लेकिन सभी के सामने एक स्पेसिफिक साइन होगा और उसके लिए एक स्कीम है डिसाइड करने का। साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो साइन स्कीम क्या कहता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इट मीन्स कि इस ए के पहले हमें पॉजिटिव साइन देना चाहिए था, तो हम लिखें चाहे ना लिखें डजंट मैटर, सो जस्ट रिमूव इट। एंड इस बी के सामने में देना चाहिए था नेगेटिव साइन, एंड देन फाइनली इस सी के सामने देना चाहिए था हमें पॉजिटिव साइन। अब हमारे पास ये बन चुका है कि हम अलजेब्रिक एडिशन कर सकें। तो केवल हमें करना क्या होगा, इसको कैलकुलेट, तो हमें करना क्या होगा, ए टाइम्स, एंड नाउ वी हैव ई टाइम्स आई माइनस एच टाइम्स एफ, सो हो जाएगा ई आई माइनस एच एफ। और उसके बाद इसको आप एक्सपैंड कीजिए, एंड वट एवर यू गेट द आंसर दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। बाय द वे वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो साइन स्कीम हमने यहाँ पे देखा है ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई डिटर्मिनेंट होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो कई आकार के हो सकते हैं, वो 4x4 ऑर्डर के भी हो सकते हैं। इस वजह से अगर हमें 4x4 के लिए करना पड़े तो क्या करेंगे, तो जनरल रूल क्या है, हमें केवल ये देखना है कि किस पोजीशन का एलिमेंट हम ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये है ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है। तो हमें करना क्या होगा, इसके साइन को डिसाइड करने के लिए हमें लिखना होगा -1 का पावर i प्लस जे, मतलब ith रो एंड jth कॉलम, एंड वट एवर द वैल्यू कम्स आउट फ्रॉम हियर, इधर इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, यू हैव टू कंसिडर दैट साइन बिफोर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर मान लीजिए कि b की बात करें तो b फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम यानी कि i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2, so of course -1 to the power 1 plus 2 that is 3, and so -1 to the power 3 is -1, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा एंड सो ऑन। तो अब आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग स्पैन करने पड़े तो हमें इस साइन स्कीम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल ये रोल याद करना है। ऑलराइट, तो अब इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद हमें आंसर मिल सकता है। जैसे हमने अभी कहा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जा सकता है, तो हम अगर एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम 1 भी लें तो क्या वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी जो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 आया है? ऑफ कोर्स ऐसा होना ही चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन ही कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के एसोसिएटेड एक यूनिक नंबर है डिटर्मिनेंट, तो ये 2 नंबर नहीं हो सकते हैं। यानी कि अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज़ करो एक्सपेंशन के लिए डिटर्मिनेंट को, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसको ज़रा हम इस क्वेश्चन के आधार पे देख लेते हैं कि वाकई में सत्य होता है कि नहीं। तो यहाँ पहले पार्ट में पूछा गया कि एक मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट गिवन और एक्सपैंड अलोंग R1 टू गेट द वैल्यू ऑफ इट। सो मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है और हम यहाँ पे एक्सपैंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। सो व्हाट यू राइट, यू हैव टू राइट 3 टाइम्स क्या होगा, -1 7 2 5। हमने 3 के पोजीशन को देखा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में था, वी हैव टू जस्ट डिलीट दिस रो एंड कॉलम, यानी वट एवर वी आर लेफ्ट विथ यू हैव टू पुट इट देयर। तो यहाँ -1 7 2 5 बचेगा एज डिटर्मिनेंट। इस 2 के लिए माइनस साइन होगा बिकॉज यू नो हाउ टू डिसाइड द साइन नाउ, एंड उसके बाद हम ये लिख सकते हैं 0 7 0 5, एंड फाइनली इस 1 के पहले साइन होगा पॉजिटिव, तो विल राइट 1 टाइम्स 0 -1 0 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही सरल है कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 3 टाइम्स -5 -14, यहाँ हो जाएगा -2 टाइम्स वट एवर इट कम्स आउट दैट विल बी 0, और यहाँ हो जाएगा अगेन 0, सो दैट विल बी वॉट 3 टाइम्स -19 एंड द आंसर शुड बी -57। सो -57 हमारा आंसर आया है डिटर्मिनेंट का, अगर हमने एक्सपैंडिंग अलोंग R1 किया है। तो क्या यही उत्तर एक्सपेंशन अलोंग R2 करेंगे तो आएगा? तो फिर से इसको डेल्टा मानते हैं, ये जानते हुए कि एक्सपेंशन करने पे सेम उत्तर आएगा, ये भी वही डेल्टा होगा जो यहाँ डेल्टा आया है। लेट्स एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। तो
कॉलम 1 के लिए एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये 3 है पहले, और 3 के लिए सेम डिटर्मिनेंट आएगा बिकॉज पहले से यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया। विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, मीन 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। तो इस 0 के पहले साइन क्या आएगा? ऑफ कोर्स इट इज़ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 + 1 इट विल गिव यू 3, सो -1 का पावर 3 नेगेटिव, आई विल राइट नेगेटिव हियर एंड 0 टाइम्स। अब यहाँ देखिए, चूंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किए विल गेट 0, सो यू डोंट हैव टू रियली फाइंड इट। बाय द वे, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इस 2 रो एंड कॉलम को डिलीट करके बाद हो जाएगा 2 1 2 5 एंड फिर 0 के लिए आएगा प्लस एंड देन द डिटर्मिनेंट यू शुड राइट 2 1 -1 7 एंड यू गेट द आइडिया कि इसके बाद भी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, क्योंकि इसी का कैलकुलेशन शामिल हो रहा है एंड यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस थिंग देयर, विल बी -57। फाइनली सी पार्ट में पूछा गया है डिटर्मिनेंट वंस अगेन, लेकिन एक्सपेंडिंग along R2, so row 2 के along expand करना है, so I will write 0 first and then whatever the value comes out it will be 0, so I will not write that, and then उसके बाद -1 के लिए by the way यहाँ पे साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि 0 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन होगा पॉजिटिव, बट यहाँ -1 है सो इट विल बिकम नेगेटिव, एंड -1 के लिए जो डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा हो जाएगा 3 1 0 5 एंड फाइनली 7 के लिए साइन आएगा नेगेटिव बिकॉज ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, तो -7 एंड देन 3 2 0 and 2. Let's calculate it. So this will be 0, so I will not write it. ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 15 और यहाँ हो जाएगा 7 times 6, so it will be -15 minus 42 and you will get the answer -57 once again. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट दे रखा हो जिसमें एक रो में एक से अधिक 0 हो, यानी कि 0 जहाँ पे ज़्यादा आपको संख्या में दिख रहा हो, उसके लॉन्ग एक्सपैंड करने में फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू कैलकुलेशंस मच। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या है, सिंपली एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक यूनिक नंबर है। इसका मतलब कि हम अगर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सेट लेते हैं और उस सेट को डिटर्मिनेंट के फंक्शन में डालते हैं, यू विल गेट व्हाट? अ नंबर। इट मीन्स डिटर्मिनेंट को एक फंक्शन की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। सो लेट्स से डिटर्मिनेंट डेल्टा ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या कह सकते हैं हम इसको? एक फंक्शन है, लाइक डेल्टा इज अ फंक्शन सच दैट इट्स गोज फ्रॉम m टू रियल नंबर r। तो ये m क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप इस डिटर्मिनेंट के फंक्शन में डालोगे तो यू विल गेट अ रियल नंबर एज द आउटपुट। तो डिटर्मिनेंट को एक फंक्शन की तरह भी समझा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ 2 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं 2/2 के और दोनों बराबर हैं तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप ये सीधे कंपेयर कर सको x को x से, एंड यू विल फॉल इन द ट्रैप टू आंसर दैट इट इज 6, बिकॉज यहाँ पे चूंकि मैट्रिक्स नहीं है, वी कांट कंपेयर द टर्म्स और एलिमेंट्स पोजिशन वाइज। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा x² - 36 ऑन द लेफ्ट और ये हो जाएगा 36 - 36 ऑन द राइट। सो विल गेट व्हाट? x² is equal to 36 and so we are getting x equals to +or-6, because लेफ्ट हैंड साइड में x की 2 वैल्यूज़ हैं, +6 और -6, जिस पे लेफ्ट हैंड साइड 0 आ सकता है, और राइट हैंड साइड तो पहले से 0 है ही क्योंकि वो स्पेसिफिक नंबर्स वहाँ गिवन है। सो ऑफ कोर्स वी गेट द आंसर +or-6 फॉर दिस क्वेश्चन इन फैक्ट। अब बढ़ते हैं एक अलग टॉपिक पे जो कि है माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम डेल्टा से नोट करते हैं और उनके पास एलिमेंट्स हैं इस तरीके से a11 a12 एंड सो ऑन, और हमें अब इनके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को ढूंढने हैं। इनफैक्ट माइनर ऑफ द एलिमेंट होता है, न कि माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। तो हर एक एलिमेंट का एक अपना माइनर होगा, एक अपना कोफैक्टर होगा। तो माइनर क्या है?
माइनर सिंपली किसी भी एलिमेंट का डिनोट किया जाएगा MIJ से, यानी कि अगर ith रो एंड jth कॉलम वाला कोई एलिमेंट लिया गया है तो उसका माइनर डिनोट किया जाएगा MIJ से, और वो क्या है, इट्स द डिटर्मिनेंट लेफ्ट आफ्टर इग्नोरिंग द ith रो एंड jth कॉलम। सिंपल, जिस एलिमेंट की बात की जा रही है उस एलिमेंट के रो एंड कॉलम को डिलीट कर देना है, और जो बच जाता है डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का, उसका हमें डिटर्मिनेंट ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं M23 की बात करूँ इस डिटर्मिनेंट के अंदर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, M23 इज हियर, सो व्हाट वी डू, वी हैव टू जस्ट डिलीट this row and this column, and we'll just write A11, then A12, A31 and A32, isn't it? And now if you want to calculate it, you will get what, A11 times A32 minus A12 times A31, and that is the minor of this element A23. In the similar way, अगर हमें इसी डिटर्मिनेंट के अंदर M22 के माइनर को फाइंड करना है, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट इरेज उस रो एंड उस कॉलम को जिसमें A22 लाई करता है। सो व्हाट वी गेट नाउ इज A11, A13, A31 एंड A33, एंड उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा A11 टाइम्स A33 माइनस A31 टाइम्स A13, एंड दैट विल बी द माइनर ऑफ द एलिमेंट A22। तो इस तरीके से हम माइनर फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट के अंदर। अब कोफैक्टर क्या है? सो कोफैक्टर फिर से किसी एलिमेंट का ही होता है, तो सिंपली हम माइनर जो निकल के आता है उसमें उसका एक साइन दे देते हैं उसके पोजीशन के आधार पे, तो वो हो जाता है उसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, -1 to the power i plus j, i एंड j आपको पता है क्या है, इनटू माइनर ऑफ i j। सो फॉर एग्जांपल अभी हमने जो माइनर निकाला था इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के लिए, तो इसमें अगर हमें इसी का कोफैक्टर निकालना पड़े C32, सो व्हाट वी राइट हियर -1 to the power 3 plus 2 टाइम्स दिस माइनर। आई होप आपने माइनर एंड कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब देखते हैं कोफैक्टर पे आधारित दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम टू इट्स कोफैक्टर्स गिव्स द डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर रो हमने सेलेक्ट किया, उनके एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं R1 लेता हूँ और R1 के लिए A11 लिखा हमने, और A11 का कोफैक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा C11 थोड़ी देरी के लिए, देन A12 के साथ उसका कोफैक्टर लिखेंगे C12, एंड A13 के लिए कोफैक्टर लिखेंगे C13, सो दैट विल गिव यू द डिटर्मिनेंट डेल्टा। अब इसको कंफर्म अगर करना चाहो, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू जस्ट सिंपली कैलकुलेट दिस C11, एंड व्हाट इज C11, इट्स A22, A23, A32, A33, एंड इसके साथ फिर आपको देना पड़ेगा -1 to the power 1 plus 1, isn't it? और यहाँ A11 पहले से। तो आप जरा इस पर विचार कीजिए कि हमने किया क्या। ये था हमारा माइनर ऑफ 1 और उसके साथ हमने साइन दे दिया, और साइन स्कीम अगर आप देखोगे तो यही साइन वहाँ पे लिखा जाता है हर एक एलिमेंट के लिए। तो चूंकि आप साइन अब को फैक्टर के अनुसार दे रहे हो, तो अपने आप वहाँ साइन आ चुका है जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के वक्त आप साइन कंसिडर करते हो, और इस वजह से ये हर बार किसी रो या किसी कॉलम को आप लोगे, एलिमेंट्स में उनके को फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करें, सो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट बैक। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अगली प्रॉपर्टीज है कि the sum of the product of elements of a row or a column to cofactors of corresponding elements of another row or column is 0। अब मान लेते हैं कि हमने एलिमेंट्स लिए रो 1 के, सो एलिमेंट्स ऑफ मैंने लिया R1 और ये ले लिया मैंने A11, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलरेडी A12 एंड A13, बट मैं कोफैक्टर्स लेता हूँ किसी दूसरे रो के, और कोफैक्टर्स मान लीजिए मैंने लिया R3 के। सो R3 के कोफैक्टर्स हम लिख सकते हैं C31 because the cofactor will be taken from here, and then C32 and then C33।
अब इन दोनों को इनर प्रोडक्ट करेंगे, लाइक A11 C31 A12 C32 एंड A13 C33, तो ये आंसर मिलना चाहिए 0. लेट्स ट्राई टू कन्विंस आवरसेल्फ बाय चेकिंग इट. सो विल जस्ट राइट इट A11 और C31 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा डिटर्मिनेंट, A12 A13 A22 A23. लेट मी राइट इट एक्चुअली. तो ये मैंने लिख दिया है इसका एक्सपेंशन, नॉट एक्सपेंशन इनफैक्ट, इन फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट. और यहाँ जैसे कि C31 के लिए जो साइन होगा उसको फैक्टर का वो होगा पॉजिटिव, इसलिए +1, एंड C32 के लिए जो साइन होगा -1 एंड सो ऑन. अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है. लेट्स कैलकुलेट इट. तो ये हमने एक्सपैंड कर दिया है. नाउ यू गेट दैट कि A11 A12 A13 इससे कैंसिल हो जाएगा. देन नेगेटिव ऑफ A11 A22 A13 इससे कैंसिल हो जाएगा. एंड फाइनली ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट वी गेट इज 0. सो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है. आई होप कि आपने इनको समझ लिया होगा. बढ़ते हैं आगे. फिर से यहाँ मैट्रिक्स की बात होगी. तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, मान लीजिए कि 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है. एडजॉइंट को एक्चुअली डिनोट करते हैं ADJ ऑफ A. और करना क्या होगा, हमें सभी एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स उनको उसी के स्थान पे रख दीजिए. लाइक A11 का को फैक्टर A11 की जगह पे एंड सो ऑन. एंड जो अब को फैक्टर वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं. सो इन फैक्ट एडजॉइंट ऑफ A को अगर एक शब्द में बोला जाए, नॉट शब्द, एक फ्रेज में बोला जाए, तो ये हो सकता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स. और ये को फैक्टर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स की बात की जा रही है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, उनके एलिमेंट्स के को फैक्टर्स को उन्हीं के स्थान पर रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है. तो सो एडजॉइंट ऑफ एक स्पेसिफिक मैट्रिक है किसी भी पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स के लिए, जिसको एक स्पेसिफिक वे में कैलकुलेट किया जाता है. लेट्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ सम गिवन एग्जांपल्स. यहाँ पे पहला एग्जांपल है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास है A, और इसके लिए हमें एडजॉइंट फाइंड करना है. सो व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द को फैक्टर वाला मैट्रिक्स. तो मान लेते हैं कि को फैक्टर मैट्रिक्स को हमने माना M, और हमें इस M को ढूंढना है. तो M के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे C11 C12 C21 एंड C22. हमारा काम क्या है, इस C11 को ढूंढना. तो C11 का मतलब क्या है, इस A11 का को फैक्टर. सो को फैक्टर ऑफ A11 इज जस्ट व्हाट, लेट्स राइट C11 फर्स्ट. तो ये हो जाएगा क्या, इस रो और इस कॉलम को आप इरेज कीजिए. व्हाट यू गेट इज 5. रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू फॉरगेट द साइन बिफोर इट, बट चूंकि यहाँ पे 1 in 1 है, साइन इसका पॉजिटिव आएगा. व्हाट इज C12, C12 इज -2 के लिए, एंड व्हाट यू गेट, इट्स 0 ओनली. यहाँ पे भले ही साइन नेगेटिव आएगा बट कैलकुलेट होके ये 0 आ जाएगा. देन C21 यानी कि हम 0 के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, अगेन साइन नेगेटिव और यहाँ पे -2, तो इसलिए हो जाएगा ये +2. और फाइनली C22 इज गोइंग टू बी अगेन 3. अब इनको रिप्लेस कीजिए यहाँ पे. सो को फैक्टर वाला जो मैट्रिक्स मिला हमें वो मिल गया 5 0 2 एंड 3. एंड सो अगर मैं एडजॉइंट को लिखता हूँ ADJ ऑफ द मैट्रिक्स A, so it is just M transpose. So what we get now is 5 0 2 3. In fact किसी भी 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो और उसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़े, तो we don't have to do this much calculation. You don't have to find cofactors, you don't have to find the transpose of the cofactors and so on. So इसके लिए सिंपल हमारे पास टेक्निक क्या है, आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे इसको. अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया उसमें, अगर हमारे पास कोई एक 2x2 मैट्रिक्स हो, दैट इज A, let's say B, C and D. So what you have to do, हमारे पास जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, उन एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है, हमें उनको स्वैप कर देना होता है.
हमें उनको एक्सचेंज कर देना होता है, मतलब ए डी के स्थान पे चला जाएगा और डी ए के स्थान पे, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो डायगोनल है लाइक दिस, जहाँ बी और सी स्थित हैं, इनके एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है, वी हैव टू ओनली चेंज द साइन ऑफ इट, उनको वहीं पे रख के केवल साइन चेंज कर देना होता है और उसके बाद हमारा वो एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ भी आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 3 और 5 जो ये एलिमेंट हैं ये आपस में स्वैप हो चुके हैं, यहाँ पे 5 और 3 बन चुके हैं, और फाइनली जो एडजॉइंट मिला है इसमें आप इसके एलिमेंट्स को देखिए, जो अदर डायगोनल्स में है -2 एंड 0, इसमें केवल साइन चेंज हुआ है, -2 +2 बन चुका है और 0 तो साइन लेस है, सो यू अंडरस्टैंड। तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द एडजॉइंट ऑफ इट। 3 by 3 वाले किसी मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, सो वी हैव टू एक्चुअली डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इट, सो वी विल डू इट। तो इसमें टेक्निक क्या होता है, टेक्निक क्या, एक अपनी सुविधा के लिए कि हम कहीं भी कंफ्यूज ना हो एडजॉइंट फाइंड करते समय, तो उसके लिए सुविधा ये है कि आपके पास जैसे एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं जिस पोजीशन पे, वैसे ही आपको फैक्टर यहाँ लिखने का प्रयास कीजिए। लाइक C11 यहाँ लिखिए, C12 यहाँ लिखिए एंड C13 यहाँ लिखिए। आपके पास एक पूरा पेज होगा ऑफ कोर्स A4 साइज़ का, या फिर जिस भी कॉपी पे आप लिखते हैं। तो अगर इस तरीके से आप लिखेंगे, सो यू विल गेट दैट हमें जो मैट्रिक्स बनाना है को फैक्टर वाला मैट्रिक्स, उसमें कहाँ पे कौन सा डायरेक्टली पुट करना है। तो आप अगर इसको वर्टिकल में लिखिएगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं कहाँ पे क्या डालना है। दिस इज़ टू मच बट इट्स ऑल्सो यूजफुल। ओके, C22, C23 एंड फाइनली यहाँ पे लिखेंगे C31, C32 एंड C33। अब इनको बारी बारी से कैलकुलेट कर लीजिए। सो C11 क्या मिलेगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, 2 - 35 एंड दैट विल गिव यू -33। और मैं बाकी को कैलकुलेट कर देता हूँ ऑटो मोड में, यू विल जस्ट सी हाउ आई एम कैलकुलेटिंग। तो हमने को फैक्टर ढूंढ लिया, अब हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ M इनफैक्ट। और एडजॉइंट ऑफ M क्या होगा, इन सभी को फैक्टर्स को यथास्थान रखिए, -33, -1, 7, 2, 3, -21, then -10, -35 and 8 and transpose of it. So जब transpose कीजिएगा, so what you get is -33, -1, 7, 2, 3, -21 and finally -10, -35 and 8, and that will be the adjoint of this 3 by 3 matrix. तो आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया दोनों के लिए, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए एंड 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए भी। अब एक एडजॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी है और इंटरेस्टिंग भी है, उसको देखते हैं। लेट्स कॉल इट अ थ्योरम। और इसके लिए कहा गया कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड इट्स एडजॉइंट ऑफ A, हमारे पास है A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। तो इसको किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना आसान है, तो हम यहाँ पे 3 by 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स पे इसके प्रूफ को देख लेते हैं। जैसा 3 by 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स पे प्रूफ किया जाएगा, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए। लेट्स गेट इनटू इट। तो लेट्स अज्यूम कि एक मैट्रिक्स A है जिसके पास ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इनफैक्ट, और उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो उसका एडजॉइंट ऐसे लिखा जाएगा, उनके को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम इसका ट्रांसपोज इसी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, C11 जो यहाँ एलिमेंट होगा वैसे ही रहेगा, लेकिन C12 यहाँ आ चुका होगा एंड देन C13 यहाँ आ चुका होगा, C21, C22, then C23 and then finally C31, C32 and C33। तो इसमें इनफैक्ट हमें एडजॉइंट इस A11 के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम C11 के फॉर्म में ही सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स वी हैव टू राइट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A
तो इतना काफ़ी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ही केवल प्रूव कर दें कि वो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर है, तो हमारा सफिशेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी वैसे ही फॉलो होगा। लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए और ये है उसका एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है कि जो पहला एलिमेंट आएगा, आप देखिए होगा क्या, मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। सो A11 टाइम्स C11 प्लस A12 टाइम्स C12 प्लस A13 टाइम्स C13। इनफैक्ट आप कर क्या रहे हो, इस रो के एलिमेंट्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर रो के एलिमेंट को उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, सो व्हाट यू गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ए। तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ए यहाँ पे डायरेक्टली। और अगर मैं इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब हम इनफैक्ट कर क्या रहे हैं, इस रो के एलिमेंट को इसी मैट्रिक्स वाले दूसरे रो के को फैक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिल रही है। और इसी तरीके से इस रो को इसके साथ करेंगे तो ये एक्चुअली फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ थर्ड रो के को फैक्टर्स को इनर प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। हम यहाँ समझ सकते हैं कि अब सेकेंड रो के साथ वही स्थिति होने वाली है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा इस एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड यहाँ हो जाएगा 0, देन अगेन 0, देन 0 अगेन एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको पता है कि एक मैट्रिक्स है ये, और इस मैट्रिक्स में से हम सभी एलिमेंट्स में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया और बचेगा क्या हमारे पास, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनफैक्ट ये एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, और आपको पता है कि जब डायगोनल के एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि एक ही नंबर है, इसलिए वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम इसको लिख सकते थे वो डायगोनल के एलिमेंट टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 3/3 ऑर्डर के लिए। अब आप समझ सकते हो कि हम किसी भी ऑर्डर को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेट्स नाउ सी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वंस अगेन, क्योंकि अभी हमने देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, हमें क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई को लिया और उसको हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट वी गेट इज, तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, उससे हमने एडजॉइंट ऑफ a वाले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को डिवाइड किया है। इससे पता क्या चला कि आप इनफैक्ट ये रिलेशन देख पा रहे हो कि ये कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें एक अलग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है। आपने पढ़ा है कि अगर हम एक मैट्रिक्स में कोई दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनफैक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो होगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, इजंट इट। यहाँ आप अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को फिर से आप इसी तरीके से प्रोसीड करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो आपने देखा कि अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना हो किसी मैट्रिक्स का, सो वी डोंट हैव ओनली वन मेथड ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इन फैक्ट वी हैव अनदर मेथड by using the adjoint of that matrix and dividing by the determinant of A। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी गेट दैट कि उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको समझ लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो ए को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ए को कहा जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। तो इन्वर्स के एग्जिस्टेंस के लिए डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना पड़ेगा, यानी कि मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, नॉट अ प्रॉपर्टी जस्ट अ नोट, कि डिटर्मिनेंट ऑफ
ए बी, दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, सो इनफैक्ट उनके डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट है कि हम इसको दो मैट्रिक्स लें एंड उसके प्रोडक्ट करें, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट फाइंड करके उनका प्रोडक्ट फाइंड करें एंड देन देखें कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसको मैं प्रूव नहीं करूँगा, बट आपको याद रहना चाहिए। एंड अगर इसी को एक्सटेंड किया जाए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है लेकिन उसको n बार मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज a टू द पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n। क्योंकि इसमें समझने की बात ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं a इंटू डॉट टू द पावर n टाइम्स इनफैक्ट, एंड उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी से ये अलग अलग हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, और वो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n बन जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के आधार पे ये दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ 5 एंड a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ a का मॉड, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। सो हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। सो हमें क्या लिखना चाहिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले से गिवन है, सो विल जस्ट राइट इट हियर। सो ये हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 5i। बट यू नोटिस हमें तो चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे। सो व्हाट यू राइट हियर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ लिखना पड़ेगा 5i का डिटर्मिनेंट। अब इसमें हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस हैं, तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसके आधार पे ये हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ 5i का डिटर्मिनेंट कैसे तय किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 5i का मतलब क्या है, क्योंकि i एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है लाइक दिस, और इसमें आप 5 मल्टीप्लाई करोगे, सो 5i का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ भी आपको 1 दिख रहा है इट विल बिकम 5। सो दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 5। और अब चूंकि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, सो वी हैव टू नाउ रिप्लेस द साइन ऑफ मैट्रिक्स विथ द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। सो लेट मी जस्ट रिप्लेस इट। तो ये रिप्लेस होने के बाद ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, सो व्हाट यू गेट दैट कि 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा केवल ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इजंट इट, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। एंड देन अगेन इस मैट्रिक्स के लिए, सॉरी इस डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या लिखिएगा, 5 टाइम्स, फिर अब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा यहाँ पे, एंड देन यू गेट दैट कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 एंड दैट इज 5 टू द पावर 4। जैसे किसी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट को, नॉन जीरो कांस्टेंट को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर सभी एलिमेंट से कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में हम किसी एक रो से एक ही बार कॉमन ले सकते हैं। सो इनफैक्ट यहाँ पे 4 रोज हैं, चारों में 5 है, तो चारों में से इस 5 को हम बारी बारी से 4 बार कॉमन ले सकते हैं, इसलिए 5 टू द पावर 4 होगा। ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ आपको 5 टू द पावर 4 मिला इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले से है 5, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मिलेगा 5 टू द पावर 3। अभी जो क्वेश्चन हमने यहाँ देखा, इसके आधार पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, और यहाँ पे आप इसको अप्लाई करके देख भी सकते हैं। और दूसरा नोट हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी मैट्रिक्स A में और उसका ऑर्डर फिर से n है, तो k इंटू A का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप यहाँ इन क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करके देख सकते हैं। यू विल गेट दैट कि दे विल फॉलो नाइसली।
इस क्वेश्चन को देखते हैं. इफ A is an invertible matrix of order 2 then the determinant of A inverse. So यहाँ पे आपको पता है कि A inverse को A के साथ रिलेट करने का तरीका क्या है. We know that कि A into A inverse is I, and again we need the determinant of A inverse. So first of all we will just put the determinant both inside. So we'll get what? Determinant of A into A inverse and determinant of I. Determinant of A into A inverse को हम लिख सकते हैं determinant of A into determinant of A inverse. आप किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, you will get the determinant of that identity matrix as 1. तो यहाँ determinant of A inverse जो मिला वो मिल गया 1 by determinant of A. How cool! Alright, so that's it for today. अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 4B में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. तो वहाँ दो चीज़ें देखेंगे, कैसे हम डिटर्मिनेंट की मदद से किसी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं, एंड डिटर्मिनेंट का क्या रोल है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में. सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विथ उत्साह. थैंक यू वेरी मच.